अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सभी एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तार्किक श्रृंखला की शुरुआत अवध और पूर्वांचल से करते हैं। पहला नृत्य है जोगिनी नृत्य। ये अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर होता है। लेकिन इसमें जो सबसे अजीब बात है वो ये कि इसमें पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके नाचते हैं। सही कहा। तो रामनवमी जैसे अवसर पर इस क्रॉस ड्रेसिंग की क्या जरूरत है? देखिए, इसके पीछे ना भक्ति आंदोलन का एक बहुत गहरा दर्शन है, जिसे सची भाव कहा जाता है। ईश्वर की उपासना करते समय भक्त खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है। और कई आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष माना गया है। अच्छा, तो ये समर्पण का तरीका है। हाँ, जोगिनी नृत्य में जब पुरुष स्त्री का वेश धारण करता है तो वो अपने पुरुषार्थ या जो उसका अहंकार है उसका त्याग कर रहा होता है। अवध की राम भक्ति परंपरा में ये समर्पण का बहुत ही अनूठा प्रदर्शन है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा लॉजिक है। और अक्सर परीक्षा में यही विशेषता आधारित प्रश्न बनते हैं जहां यह समर्पण वाला हिस्सा सीधे पूछ लिया जाता है। खैर, अवध के इसी माहौल से आगे बढ़ते हैं दूसरे नृत्य पर, जो है फरवाही नृत्य। ये भी अवध का है, लेकिन इसे अहीर समुदाय के लोग करते हैं। बिल्कुल, और अहीर समुदाय मतलब पारंपरिक रूप से पशुपालन और खेती से जुड़ा रहा है। तो जाहिर है कि इस नृत्य में उनकी शारीरिक क्षमता और ऊर्जा साफ दिखती है। हाँ, क्योंकि खेती का काम मेहनत का होता है। हाँ, फरवाई में पैरों की गति और संतुलन देखने लायक होता है। ये दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद थकान मिटाने का एक सामूहिक तरीका है ना। हाँ, समझ गया। अब अवध से थोड़ा पूर्वांचल की तरफ रुख करें तो तीसरे नृत्य के रूप में विदेशी आता है। विदेशिया नाम से ही लग रहा है कि कोई बाहर गया है। ये पूर्वांचल का बहुत भावपूर्ण नृत्य है, जब पति कमाने के लिए गांव से दूर चला जाता है। हाँ, पूर्वांचल में रोजगार के लिए पलायन एक बहुत पुरानी सच्चाई है। तो जब पति चला जाता है तो पत्नी अपने वियोग और करुण भाव को इस नृत्य से दर्शाती है। मतलब ये वियोग श्रृंगार का एक बेहतरीन उदाहरण है। परीक्षाओं के लिए याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। ये सिर्फ कला नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक निकास है, कैथारसिस है उनके लिए। इंतजार में बैठी महिलाओं का अकेलापन साझा करने का मंच है ये। इसके बाद इसी क्रम में चौथा है नटवरी नृत्य। नटवरी, ये भी पूर्वांचल में अहीर समुदाय का ही है ना? हाँ, भगवान कृष्ण को नटवर भी कहते हैं। तो उनकी लीलाओं और गाय चराने की परंपराओं को ये समुदाय नटवरी के जरिए जीवंत करता है। तो अहीर समुदाय का कृष्ण से सीधा जुड़ाव यहाँ प्रेरणा है। और पूर्वांचल की ही कड़ी में पांचवा है घोबिया नृत्य। ये मांगलिक अवसरों पर होता है। हाँ, और मांगलिक अवसरों पर समाज के हर वर्ग की भूमिका होती है। तो ये नृत्य उसी सामूहिकता का प्रतीक है। तो ये हो गए शुरुआती 5 नृत्य। अब अगर हम भौगोलिक रूप से थोड़ा दक्षिण की तरफ चलें, मतलब सोनभद्र और मिर्जापुर के जंगली इलाकों में, तो नृत्यों का स्वरूप एकदम बदल जाता है। हाँ, क्योंकि वहाँ प्रकृति ही सबसे बड़ी नियंता है। बिल्कुल। और इसी में छठे नंबर पर आता है कर्मा नृत्य। सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार आदिवासियों का नृत्य। ये फसल बोने के समय और होली पर होता है। ये बहुत तार्किक है। आदिवासी जीवन पूरी तरह जंगल पर टिका है। कर्मा नृत्य में कर्म वृक्ष की डाल की पूजा होती है। ये तो प्रकृति से वादा लेने जैसा है कि हम बीज बो रहे हैं, आप फसल अच्छी देना। एकदम सही। और इसी तरह 7वां है शैला या शेर नृत्य। ये भी सोनभद्र और मिर्जापुर के आदिवासियों का है। शेर नाम से मुझे लगता है कि ये जंगल के जीवन और वन्य जीवों के साथ उनके संघर्ष को दिखाता होगा। बिल्कुल। आदिवासी कलाओं में अक्सर जानवरों की हरकतों या शिकार की नकल होती है। ये उनके जीवित रहने के कौशल का हिस्सा है। इसी इलाके का 8वां नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है, चौलड़ नृत्य। ये अच्छी वर्षा की कामना के साथ किया जाता है। देखिए, यहाँ भूगोल और कला का सीधा संबंध है। विंध्य का ये जो सोनभद्र मिर्जापुर बेल्ट है, यहाँ पानी की कमी रहती है और जमीन पथरीली है। तो बारिश का आना कोई आम बात नहीं है, ये जीवन मृत्यु का सवाल है। हाँ, बिल्कुल। तो एग्जाम में जब पूछा जाए कि अच्छी वर्षा के लिए कौन सा नृत्य है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सबसे ज्यादा पानी की जरूरत इसी आदिवासी बेल्ट में है। तो उत्तर होगा चौलर। यही तार्किक समझ तो तथ्यों को याद रखने में मदद करती है। पानी की बात हो रही है तो 9वां नृत्य है धीवर नृत्य। ये कहार जाति द्वारा शुभ अवसरों पर होता है। कहार समुदाय मतलब जो पारंपरिक रूप से पानी भरते थे और पालकी उठाते थे। जल जीवन का आधार है, तो उनसे जुड़ा नृत्य शुभ कामों का हिस्सा बन गया। अब कृषि उत्सवों की बात करें तो 10वें स्थान पर आता है शेरा नृत्य।
ये बुंदेलखंड के किसान फसल कटाई पर करते हैं। हाँ, बोने के समय का कर्मा और कटाई के समय का शेरा, ये पूरा कृषि चक्र इन नृत्यों में पिरोया हुआ है। महीनों की मेहनत के बाद फसल घर आने की खुशी है ये। बिल्कुल, लेकिन समाज में सिर्फ किसान तो नहीं है, योद्धा भी हैं। 11वें नंबर पर आता है पासी नृत्य। ये पासी जाति द्वारा युद्ध शैली में किया जाता है, जिसमें 7 अलग-अलग युद्ध मुद्राएं होती हैं। 7 युद्ध मुद्राएं, ये साधारण नृत्य नहीं है। हाँ, ये तो मिलिट्री ड्रिल लग रहा है। शायद जब हथियारों पर पाबंदी रही होगी इतिहास में, तो अपने युद्ध कौशल को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पासी समुदाय ने इसे मनोरंजन का रूप दे दिया होगा। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। लोक कलाएं अक्सर प्रतिरोध का तरीका रही हैं, और युद्ध और कला का ऐसा ही मिश्रण 12वीं नृत्य छोलिया में भी है। छोलिया राजपूतों द्वारा विवाह पर किया जाता है, लेकिन इसमें नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल लेकर नाचते हैं। अब यहाँ विरोधाभास देखिए। शादी तो शांति और जश्न का मौका है, वहां राजपूत तलवार ढाल लेकर युद्ध का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका उत्तर उनके इतिहास में है। प्राचीन काल में विवाह के दौरान अक्सर हमले हो जाते थे। अच्छा, तो तलवार और ढाल के साथ नाचना एक संदेश था कि वो जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन युद्ध के लिए भी पूरी तरह तैयार है। मतलब जश्न में भी मुस्तैदी। बहुत खूब। अब 13वां है छपेली नृत्य। इसमें नर्तक एक हाथ में रुमाल और दूसरे में दर्पण लेकर आध्यात्मिक सुख के लिए नृत्य करते हैं। परीक्षाओं में इन प्रॉप्स पर बहुत सवाल आते हैं, लेकिन दर्पण और रुमाल का अध्यात्म से क्या रिश्ता है? ये बहुत प्रतीकात्मक है। दर्शन शास्त्र में दर्पण मतलब आत्मा को देखने का जरिया, जिसमें इंसान अपने भीतर के ईश्वर को देखता है, और रुमाल अहंकार या मन की मैल को पोंछने का प्रतीक है। मन का दर्पण साफ होगा तभी आध्यात्मिक सुख मिलेगा। क्या बात है, अद्भुत रूपक है ये। अब बुंदेलखंड की बहुआयामी संस्कृति में चलते हैं। 14वां है देवी नृत्य। ये मुख्यतः बुंदेलखंड में शक्ति की उपासना है। और इसके तुरंत बाद 15वां आता है धुरिया नृत्य। हाँ, बुंदेलखंड के कुम्हार या प्रजापति समुदाय का नृत्य। और इसमें एक दिलचस्प बात वापस आती है, इसमें भी पुरुष स्त्री का वेश धारण करते हैं। अरे, तो यहाँ तुलनात्मक अध्ययन काम आएगा। हमने पहले नंबर पर अवध का जोगिनी पढ़ा था, उसमें भी क्रॉस ड्रेसिंग थी। और अब 15वें नंबर पर बुंदेलखंड का धुरिया। एग्जाम में ऐसे ही उलझाते हैं कि जोगिनी के अलावा और कहाँ पुरुष स्त्री वेश धरते हैं। बिल्कुल, दोनों का नाम साथ में याद रखना चाहिए। इसके बाद 16वां है पाई डंडा नृत्य, बुंदेलखंड के हीरो का। इसे देखते ही जो सबसे पहली बात याद आती है वो ये कि ये गुजरात के डांडिया जैसा है। हाँ, पाई डंडा और डांडिया की ये समानता बताती है कि भारत के पशुपालक समुदायों की संस्कृति कितनी साझी है। डंडे टकराकर खुशी मनाना एक अखिल भारतीय परंपरा है। ये नेशनल और लोकल कल्चर का बड़ा अच्छा ब्रिज है। सही कहा। अब 17वें नृत्य की बात करते हैं, राई नृत्य। ये बुंदेलखंड की महिलाएं जन्माष्टमी पर करती हैं, मयूर यानी मोर की भांति। कृष्ण और मोरपंख का संबंध तो सभी जानते हैं। हाँ, और 18वां है दीप नृत्य। इसमें नर्तक सिर पर दीपों से भरी थाली रखकर संतुलन बनाते हुए नाचते हैं। ये सिर्फ करतब नहीं है, ये एकाग्रता की पराकाष्ठा है कि जीवन की गति के बीच अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। शारीरिक संतुलन और आध्यात्मिक ठहराव, बहुत गहरा अर्थ है। अब हम अंतिम पड़ाव में हैं, ब्रज और कुछ अन्य क्षेत्रों की तरफ। 19वां है मयूर नृत्य, ब्रज में मोर पंख पहनकर। ये राई नृत्य जैसा ही है, लेकिन ब्रज की राधा कृष्ण लीला का सीधा हिस्सा है। हाँ, ब्रज तो कृष्ण लीलाओं का ही केंद्र है। और 20वां है कार्तिक नृत्य, बुंदेलखंड में कार्तिक महीने में। इसमें नर्तक कृष्ण और गोपियों का रूप धरते हैं। 21वां है अवध का कलाबाजी नृत्य। इसमें कच्ची घोड़ी पर बैठकर करतब दिखाते हैं। ये तो एक तरह का स्ट्रीट थिएटर हो गया। बिल्कुल, इसमें मनोरंजन ज्यादा है। फिर 22वां है बुंदेलखंड का ख्याल नृत्य। ये पुत्र जन्म के जश्न पर होता है, परिवार बढ़ने की खुशी को साझा करने का तरीका। और 23वां है काना नृत्य, जो बुंदेलखंड के धोबी समाज में होता है। मतलब समाज का हर वर्ग अपनी खुशी कला के जरिए जताता है। 24वां देखिए झूला नृत्य। ये ब्रज में सावन के महीने में होता है। बारिश और कृष्ण राधा के झूलने का प्रसंग, प्रकृति और ईश्वर का कोमल संबंध। और अब 25वां, जो परीक्षाओं का सबसे फेवरेट है, चरकुला नृत्य। ओहो, ये तो बहुत पूछा जाता है। ब्रज क्षेत्र का नृत्य है।
इसमें सिर पर कई घड़े रखकर संतुलन बनाते हैं, जैसे जेंगा गेम होता है ना, लकड़ी के ब्लॉक वाला। चरकुला में लकड़ी के पिरामिड पर 108 जलते हुए दीपक रखे जाते हैं। 108 दीपक सिर पर रखकर नाचना सच में चमत्कार है। हमने दीप नृत्य में थाली देखी थी, लेकिन चरकुला तो उसकी जटिलता का चरम है। ये ब्रिज की महिलाओं की असीम सहन शक्ति दिखाता है। संतुलन का अद्भुत विज्ञान है ये। और इस श्रृंखला का आखिरी 26वां नृत्य है नरसिंह नृत्य, ब्रज में नरसिंह चतुर्दशी पर। इसमें भगवान विष्णु के उग्र नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप के वध को जीवंत किया जाता है। तो देखिए, जोगिनी की सौम्य भक्ति से शुरू होकर 26वें नरसिंह नृत्य के उग्र रूप तक मानव भावनाओं के सारे रंग इसमें आ गए।